वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका पीएनसी की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। इस वाले वीडियो लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर 21 होने वाला है, मैं 20 में जो मैंने क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए होंगे ना, उसका कंसेप्ट ही इसमें अप्लाई करके बताने वाला हूँ। तो लेक्चर नंबर 20 में जो मैंने आपसे कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ है, 21 में उसका एप्लीकेशन देने वाला हूँ। मतलब ये है कि इसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो 20 का कंसेप्ट था वो 21 में आप देखोगे। तो अगर किसी बच्चे ने ऑर्डर मिस कर दिया ना, आपने 20 नहीं सुना और अचानक से 21 स्टार्ट कर दिया, टफ लगेगा। आपको 20 सुनकर आना चाहिए तो 21 समझ में आएगा। ठीक है, मैं एक बार आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके लिए, मैं क्वेश्चन 1 पढ़ रहा हूँ, आप इसे इत्मीनान से सुनेंगे। गॉट इट? चलिए क्वेश्चन 1 सुनते हैं। लिखता है वो, द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी हैव 3, 4 and 5 इंटीरियर पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली ऑन देम। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दीज पॉइंट्स एज वर्टाइसेस इज। क्वेश्चन लिख लीजिएगा कॉपी में। मैं एक बार आपको इसे समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है वो कि एक ट्रायंगल है। एक काम करता हूँ, फोटो बना के दिखाता हूँ आपको, मजा आएगा। इसे आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन में वो कहता है, क्वेश्चन समझा रहा हूँ अभी, कि एक ट्रायंगल है। ये रहा वो ट्रायंगल ए बी और सी। ठीक है, इस ट्रायंगल में कुछ इंटीरियर पॉइंट्स बने हुए हैं। 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ए बी पर 3 पॉइंट है, बी सी पर 4 है और ए सी पर 5 पॉइंट बने हुए हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि ये जो इंटीरियर पॉइंट है ना, बस इनको ही वर्टाइसेस कंसिडर करना है, इनको ही शीर्ष मानना है और किसी को भी नहीं। तो इन बिंदुओं को शीर्ष मानकर, इन पॉइंट्स को वर्टाइसेस कंसिडर करके आप कितने ट्रायंगल्स बना सकते हैं, ये क्वेश्चन उसने पूछा है आपसे। उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जब आप इस इंटीरियर पॉइंट्स को एज वर्टाइसेस यूज करेंगे तब। तो मैंने लेक्चर नंबर 20 में आपको बताया था कि अगर आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल बनाने होते हैं तो आपको खुद से सवाल पूछना होता है। कौन सा सवाल सर? कि अगर आपको एक ट्रायंगल बनाना है तो मिनिमम कितने पॉइंट की जरूरत पड़ती है? तो जवाब मिलता है 3। एक ट्रायंगल बनाने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर कितने पॉइंट है देख लेते हैं। 3 पॉइंट यहाँ है, 4 पॉइंट यहाँ है, 5 पॉइंट यहाँ है। तो 3 और 4 7, 7 + 5 हो गए 12। आई हैव 12 पॉइंट्स। अगर मैंने उसमें से 3 पॉइंट सेलेक्ट किए तो उसको लिखूंगा मैं 12C3, जो कि कन्वे करेगा नंबर। जैसे अपने 12 में से 3 पॉइंट सेलेक्ट किए तो 3 पॉइंट सेलेक्ट करके क्या करोगे? ट्रायंगल ही तो बनाओगे ना। तो 12C3 कन्वे कर रहा है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को। आगे बात पकड़ में। अब 12C3 कन्वेज कि मैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बना सकता हूँ, लेकिन बात को समझो। ये मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ है। अगर आपने तीनों पॉइंट एक ही लाइन वाले ले लिए, मतलब ये कि तीनों पॉइंट आपने ए बी वाले ही ले लिए, या तीनों पॉइंट आपने बी सी वाले ही ले लिए, या तीनों पॉइंट आपने ए सी वाले लिए, तो फिर ट्रायंगल नहीं बनेगा ना। सोचो आपने 3 पॉइंट यहीं के ले लिए, ये वाले, तो ये 3 पॉइंट एक लाइन में, तो ट्रायंगल कैसे बना पाओगे उससे? लेकिन 12C3 में सारे केस शामिल होते हैं। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आप 2 पॉइंट यहाँ के लो, एक पॉइंट तीनों का लो, या फिर तीनों पॉइंट एक ही के ले लो। ये सब टाइप का केस शामिल है। लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जब तीनों पॉइंट आप एक ही लाइन से लेकर आते हो तो उस वाले सिनेरियो पर तो ट्रायंगल नहीं बनता ना, लेकिन वो इसमें शामिल है और ट्रायंगल नहीं बन रहा था, इसलिए उसको हटाने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं? माइनस। आगे बात पकड़ में। तो 3 पॉइंट ऐसे हैं, तो इसलिए 3C3 जिनकी वजह से ट्रायंगल नहीं बनता। फिर 4 पॉइंट एक लाइन में है जिनकी वजह से ट्रायंगल नहीं बनता, इसलिए उसको भी माइनस। और 5 पॉइंट ऐसे हैं जो कि एक लाइन में, उनके से ट्रायंगल नहीं बनता, उसको भी कर दिया मैंने माइनस। तो ये एक्सप्रेशन इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इसको कैलकुलेट आप करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने कैलकुलेट करना बताया हुआ है। कैलकुलेट करके आप आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। मैं देखूंगा आपने क्या आंसर डाला है उसमें, और वहीं पर आपको बताऊंगा कि आपने राइट आंसर निकाला था कि रॉन्ग आंसर निकाला था। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे और मैं कमेंट सेक्शन में आपको बताऊंगा कि आपने राइट किया कि रॉन्ग किया। गॉट इट? एक्सप्रेशन ये बनेगा, देख लीजिए इसे। कोई डाउट हो इस पर तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब इसे कॉपी कर लीजिएगा। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, इसे सुन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम कैन बी फॉर्म अ सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्शन अनदर, इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। बोल रहा है कि हमारे पास ना 2 पैरेलल सेट है, 2 सेट हैं लाइंस के। ठीक है,
एक सेट में 4 पैरेलल लाइंस है, दूसरे सेट में 3 पैरेलल लाइंस है। मेरे पास 2 सेट हैं लाइंस के, एक सेट में 4 पैरेलल लाइंस है, दूसरे सेट में 3 पैरेलल लाइंस है। ये रही वो 4 पैरेलल लाइन वाला सेट, ये रहा वो 3 पैरेलल लाइन वाला सेट। ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने आप पैरेललोग्राम का मतलब होता है कितने समानांतर चतुर्भुज बना सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में उसने बोला है कि पैरेललोग्राम आप कितने बना सकते हो। मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों मेंटेन करके चलता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इंग्लिश में कंटेंट इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। बोल तो हिंदी में ही रहो ना, तो आपको समझ भी आएगा। एट द सेम टाइम जो अगर बच्चे हिंदी मीडियम से बिलोंग करते होंगे तो उनकी इंग्लिश भी इंप्रूव करेगी। गॉट इट। तो कंटेंट क्या है कि 4 पैरेलल लाइंस है और दूसरा सेट है 3 पैरेलल लाइंस का, और मुझे क्या बनाना है, पैरेललोग्राम्स बनाने हैं। आगे बात पकड़ में। तो अगर आपको पैरेललोग्राम्स बनाने हैं तो जरा समझ लेते हैं ये कैसे बनता है। अब पैरेललोग्राम बनाने के लिए ना आपको 4 पॉइंट की जरूरत नहीं है। क्यों सर? क्योंकि भाई 4 पॉइंट अगर आप लेकर आओगे तो जरूरी नहीं है ना कि वो शेप हमेशा पैरेललोग्राम का ही हो सकता है वो शेप पैरेललोग्राम का, लेकिन अगर मान लिया वो 4 पॉइंट कुछ ऐसे हो जाए इस तरीके से, तब ऐसे शेप को आप पैरेललोग्राम थोड़ी बोलते हो। या फिर मान लिया कि और थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो जाए, तो 4 पॉइंट से कोई भी शेप बन सकता है, और वो कोई भी शेप को अपन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। लेकिन मुझे इस वाले क्वेश्चन पे कोई भी शेप नहीं चाहिए, स्पेसिफिकली पैरेललोग्राम ही चाहिए। तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई पहले पैरेललोग्राम तो बनता कैसे। पैरेललोग्राम कैसे बनता है आपको ये बताते हैं। जब एक सेट की 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट करती है दूसरे सेट की 2 पैरेलल लाइन से, तब बनता है पैरेललोग्राम। जब एक सेट की 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है दूसरे सेट की 2 लाइन से, तब बनता है पैरेललोग्राम। आगे मैं समझ में। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक सेट की 2 लाइन चाहिए। इस वाले सेट में कितनी लाइन्स है अपने पास? 3। जरूरत कितने की है? 2। तो इसलिए जब 3 में से 2 पॉइंट सेलेक्ट, 2 लाइनें सेलेक्ट करें तो क्या लिखूंगा? 3C2। 3C2 कन्वे कर रहा है कि हमने क्या किया बच्चे लोग, 3 में से 2 लाइन को सिलेक्ट किया हुआ। आगे बात पकड़ में। अब मुझे इस वाले सेट की भी 2 लाइन चाहिए। इस वाले सेट में कितनी लाइन्स है? 4। मुझे 2 की जरूरत है, तो मैं क्या लिखूंगा? 4C2। तो ये हो जाएगा 3C2 इंटू 4C2। गॉट इट। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 3, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4 इंटू 3, 2 इंटू 1 विच इज 2, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। तो टोटल 18 अपन पैरेललोग्राम बना सकते हैं। पता चला पैरेललोग्राम कैसे बनता है? आइडिया मिल गया? कंफर्टेबल है इसमें? देख लीजिए इसको आराम से। अब हम लोग आगे चल रहे हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक बार इत्मीनान से क्वेश्चन नंबर 3 सुन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ, आप इत्मीनान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ रेक्टेंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड इन 4x4 स्क्वायर बॉक्स। वो कह रहा है कि 4x4 स्क्वायर बॉक्स में आप कितने रेक्टेंगल बना सकते हो, सवाल ये पूछा जा रहा है। ठीक है, एक बार आपको ये क्वेश्चन समझा देते हैं बच्चे लोग, आप इत्मीनान से क्वेश्चन को सुनिए। 4x4 बॉक्स में कितने रेक्टेंगल मतलब कितने आयत बना सकते हो, ये पूछ रहा है वो क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये रहा 4x4 बॉक्स। पहले तो ये देख लो आप, ये है 4x4 बॉक्स। कैसे सर? आप अगर रो वाइज जाओगे तो आपको 4 बॉक्स मिलेगा, कॉलम वाइज जाओगे तो 4 बॉक्स मिलेगा। ये रो वाइज हो गया, ये कॉलम वाइज हो गया। ठीक है, तो ये बन गया 4x4 बॉक्स। और इस बॉक्स में आपसे वो पूछ रहा है कि कितने रेक्टेंगल मतलब कितने आयत बना सकते हो। क्वेश्चन दरअसल ये है। ठीक है, एक बार आपको ये सिखा देते, इत्मीनान से सीख लो। देखो भाई, नंबर ऑफ रेक्टेंगल बनाने के लिए, नंबर ऑफ रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको ये सोचना पड़ता है कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की है। आपको 4 पॉइंट की ज़रूरत नहीं है रेक्टेंगल बनाने के लिए। क्यों सर? अगर आपने 4 पॉइंट बना लिए, 4 पॉइंट अगर निकाल के लिया है तो 4 पॉइंट से तो कोई भी शेप बन सकता है ना। हाउ कैन यू बी श्योर कि वो शेप रेक्टेंगल का ही होता होगा? ठीक है, तो 4 पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बन सकता है, लेकिन रेक्टेंगल जरूरी नहीं है कि बने, बनेगा भी नहीं भी बनेगा। गॉट इट। तो मुझे सिर्फ रेक्टेंगल चाहिए, इसलिए मैं पिछली वाली क्लास का कंसेप्ट जिसमें से मैं 4 पॉइंट सेलेक्ट करता वो इसमें यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल पर नहीं है, क्वेश्चन रेक्टेंगल पर है। इतनी बात गई दिमाग पे। अब दूसरा पॉइंट कन्वे कर रहे हैं। आप सोचो कि आपको रेक्टेंगल बनाने के लिए ज़रूरत किस चीज़ की होती है। रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको 2 वर्टिकल लाइन चाहिए और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए।
ऐसे। जब दो वर्टिकल लाइन, जब दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं और दो हॉरिजॉन्टल लाइन, जब दो क्षैतिज रेखाएं इंटरसेक्ट करती हैं तब रेक्टेंगल बनता है। पता चला रेक्टेंगल कब बनता है? आ गई बात पकड़ में? तो सीन क्या हो गया? सीन ये हो गया कि हम लोग को दो वर्टिकल लाइंस और दो हॉरिजॉन्टल लाइन की ज़रूरत है रेक्टेंगल बनाने के लिए। अब आप इस 4x4 बॉक्स में देखो कि आपको कितनी वर्टिकल और कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस गिवन हैं, फिर उसके हिसाब से डिसाइड होगा। ठीक है, मैं एक बार आपके लिए गिन कर आता हूँ कि मुझे कितनी वर्टिकल और कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस गिवन है। चलो एक बार देख लेते हैं। एक बार पहले आपके लिए वर्टिकल लाइन मतलब ऊर्ध्वाधर रेखाएं गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5। आई हैव 5 वर्टिकल लाइन्स। गॉट इट? फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल देख लो। 1 2 3 4 5। आई हैव 5 हॉरिजॉन्टल लाइन्स। तो मेरे पास 5 वर्टिकल लाइन्स हैं और मेरे पास 5 हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं। आगे बात पकड़ में। और मुझे क्या करना है, इन 5 वर्टिकल और 5 हॉरिजॉन्टल लाइन से नंबर ऑफ रेक्टेंगल बनाने हैं। आपको खुद से सवाल पूछना होता है कि एक रेक्टेंगल बनाने के लिए मिनिमम कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन की ज़रूरत होती है। एक रेक्टेंगल बनाने के लिए 2 हॉरिजॉन्टल लाइन की ज़रूरत होती है। आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 5। तो 5 में 2 की ज़रूरत है। आप क्या लिखते हो भाई? 5c2। आगे बात पकड़ में। अब आपने 2 वर्टिकल निकाल ली, अब आपको ज़रूरत है 2 हॉरिजॉन्टल लाइन की। सॉरी, 2 हॉरिजॉन्टल निकाले, आपको 2 वर्टिकल लाइन की ज़रूरत है। तो वर्टिकल ये रही है। वर्टिकल कितनी आपके पास? 5 है। आपको 5 वर्टिकल लाइन गिवन है, 2 की ज़रूरत है। फिर से लिखोगे 5c2। तो 5c2 इंटू 5c2 कन्वे करेगा कि भाई आपने 2 वर्टिकल लाइन निकाली है उन 5 में से, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन निकाली है 5 में से, इंटू कन्वे करेगी दोनों निकाला है। एंड वाली बात को कन्वे करता है ना, इंटू। तो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा आपके लिए? रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा। आगे बात पकड़। आप जैसे ही इसको सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा 5/4/21 इंटू 5/4/21। तो मेरा ख्याल है 10 इंटू 10 तो आ जाएगा 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 4x4 बॉक्स में टोटल कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं भाई? 100 रेक्टेंगल बन रहे हैं। इतनी ली बात समझ में आ गई? अब लेकिन ना इसमें ना एक छोटा सा पॉइंट है। अगर आप मेरे साथ एकदम सीक्वेंस से बने हुए होगे ना तो आपको ये वाला पॉइंट एहसास हो गया होगा कि यहाँ पर ना कुछ एक छोटी सी बात है जो परेशान करती है। अगर आपने बात सोच ली होगी, शाबाश, आप सही चल रहे हो मेरे साथ। नहीं सोच पाए कोई बात नहीं, बने रहो, धीरे 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 इंटेलिजेंस आएगा। दिक्कत क्या है इसमें आपको मैं ये बता देता हूँ, एक बार उसे सुन लो। दिक्कत दरअसल ये है इसमें 5c2 इंटू 5c2 कन्वे करता है, बात को समझने की कोशिश करना। 5c2 इंटू 5c2 कन्वे करता है कि आप कोई भी 2 लाइन निकालो आपको रेक्टेंगल बनता हुआ दिखेगा। तो मैं एक बार क्या करता हूं कि कोई भी 2 लाइन निकाल कर देखता हूं कि सच में रेक्टेंगल बनता भी है कि नहीं बनता है। एक बार मैं ऐसा करके देख रहा हूं, ठीक है? तो चलो सोचो फॉर एग्जाम्पल कि मैंने क्या किया, ये 2 लाइनें निकाली। ये रही मेरी पहली लाइन जिसको मैंने अभी आपके लिए डॉटेड किया, ये रही मेरी दूसरी लाइन, ठीक है? फिर ये रही मेरी पहली लाइन, ये हॉरिजॉन्टल वाली हो गई और ये वर्टिकल वाली। तो ये जो शेप है ना जिसको मैं आपके लिए शेडेड कर रहा हूँ, जिसमें कि 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन निकली है, ये एक रेक्टेंगल वाले शेप को कन्वे करता है जो कि उस वाली बात में जस्टिफाइड भी है। गॉट इट? तो ये एक पॉसिबिलिटी है जो कि इसमें शामिल है, लेकिन इसमें हर टाइप की पॉसिबिलिटी शामिल है। तो अगर मैं इसमें ये वाली लाइन निकालूं और साथ में वाली लाइन निकालूं और फिर ये लाइन निकालूं और ये लाइन निकालूं, तो ये वाला जो शेप है दिस वन, ये वाला आपको रेक्टेंगल की तरह दिखाई दे रहा है क्या? ये आयत की तरह दिखाई दे रहा है क्या? बात समझ रहे हो मैं क्या कन्वे कर रहा हूँ? बात दरअसल ये है कि 5c2 में तो हर तरह की पॉसिबिलिटी होगी ना। अगर मैं इस तरह का शेप लेता हूँ तो रेक्टेंगल है, लेकिन जब मैं इस तरह का शेप लेता हूँ तो ये रेक्टेंगल थोड़ी है, ये तो स्क्वायर हो गया ना, ये तो वर्ग हो गया। पहचान पा रहे हो उसे? मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि 5c2 इंटू 5c2 में रेक्टेंगल तो है ही, लेकिन साथ साथ में बीच में स्क्वायर भी शामिल हो गए। आप नोटिस कर पा रहे हो? 5c2 तो हर तरह की पॉसिबिलिटी है। आप ऑर्डर में रहोगे तो सही बात को फील कर पा रहे हो कि हाँ गड़बड़ जा रहा है, लेकिन इस वाली बात को समझो। हाँ, ये वाली बात सच है कि 5c2 इंटू 5c2 में रेक्टेंगल के साथ स्क्वायर भी शामिल हो गए हैं, ये वाली बात सच है। लेकिन तब भी 100 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। 100 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। 100 एकदम राइट आंसर है, जबकि उसमें स्क्वायर शामिल है। तब भी मैं आपको उसका जस्टिफिकेशन देता हूँ क्यों, ज़रा बात को समझना। देखो,
मैं कोई भी एक शेप के बारे में सोचता हूँ, किसी भी एक शेप के बारे में सोच रहा हूँ, मैं आपको जवाब देने वाला हूँ कि जब मेरे को पता चल गया कि इन 100 में रेक्टेंगल के साथ में स्क्वायर भी शामिल है, तब भी उसका आंसर 100 सही क्यों है, हम लोग माइनस क्यों नहीं कर रहे, हम लोग उसको हटा क्यों नहीं रहे वहां से, जब हमको पता चल गया तो उसका जवाब आपको देने वाले, एक बार सुन लीजिए। मान लिया कि मैं एक शेप सोच लेता हूँ, लेट से मैंने कुछ इस तरह का ये शेप सोच लिया, ठीक है। तो ये जो शेप है ना, ये क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। अब इस शेप में मैं कंडीशन डाल देता हूँ। कंडीशन क्या डाल रहा हूँ कि भाई अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए और सारे एंगल 90 डिग्री हो जाए, अपोजिट साइड इक्वल और सारे के सारे एंगल 90 डिग्री, अपोजिट साइड इक्वल और सारे के सारे एंगल 90 डिग्री। अगर मैंने इस वाले शेप में ये कंडीशन डाल दी तो ये जो शेप बनेगा किसका बनेगा, रेक्टेंगल का बनेगा। तो मतलब वाली बात मानते हो, जो रेक्टेंगल है ना वो स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, जो आयत है ना वो एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज है। भाई भले ही ये आयत है लेकिन है तो चतुर्भुज ही ना, भले ही ये रेक्टेंगल लेकिन है तो क्वाड्रिलेटरल ही ना। गॉट इट, रेक्टेंगल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और अब अगर मैंने रेक्टेंगल में कंडीशन डाल दी, रेक्टेंगल में क्या कंडीशन डाल रहे हो सर आप, मैंने रेक्टेंगल में कंडीशन डाल दी कि ऑल साइड इक्वल हो जाए, ऑल साइड इक्वल हो जाए ऐसे। और अगर मैंने इसमें रेक्टेंगल में कंडीशन डाली कि ऑल साइड इक्वल हो जाए, तब ये कौन सा शेप बन जाता है, ये स्क्वायर का शेप बन जाता है। तो बॉटम लाइन क्या बनी, बॉटम लाइन ये बनी कि जो स्क्वायर है ना वो अल्टीमेटली एक टाइप का क्या है, रेक्टेंगल ही है, और जो रेक्टेंगल है ना वो अल्टीमेटली एक टाइप का क्या है, क्वाड्रिलेटरल ही है। स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पॉइंट आई बात समझ में। मतलब ये हुआ कहने का कि ऑल्दो इन 100 में स्क्वायर शामिल होंगे, लेकिन वो सारे के सारे स्क्वायर अपने आप में रेक्टेंगल ही हैं, वो सारे के सारे स्क्वायर अपने आप में रेक्टेंगल ही है, क्योंकि निकले उसी से। वो स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल है, जैसे ये स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। बात समझ गया। तो इसीलिए 100 में हम लोग कुछ भी माइनस नहीं करते। रीजन क्यों, क्योंकि स्क्वायर को भी स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल माना गया है, स्क्वायर को भी स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल माना गया। इसीलिए ऑल्दो इसमें स्क्वायर शामिल है, लेकिन फिर भी वो इस वाले कंटेंट का सही जवाब है। आगे बात पकड़ में। तो बॉटम लाइन क्या बनी, अगर आपको कभी भी पेपर में नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए पूछे तो जो मैंने अभी तक बताया आपको बिल्कुल वही करना है। आपको क्या करना है, आपको गिनना है कि भाई कितने वर्टिकल और कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन हो रही है, और उसमें सेलेक्ट करके इंटू करवा देना, जो भी आएगा वो उसका राइट आंसर होगा। कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर एक स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल होता है। गॉट इट। लेकिन कभी कभी क्या करता है पता है, कभी कभी ना बदमाशी करता है एग्जामिनर, वो ऐसे पूछ लेगा। अब मैं इसी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है 100। अब उसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करके 2-3 कंसेप्ट आपको और दे रहा हूँ, वो भी इसके साथ में सीख लीजिए। कभी कभी एग्जामिनर बदमाशी करता है और वो लिख देता है फाइंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल विदाउट स्क्वायर, फाइंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल विदाउट स्क्वायर। मतलब वो क्या करेगा पता है, वो क्या करेगा, वो आपको ना बोलेगा कि वो रेक्टेंगल बता दो जो स्क्वायर का शेप नहीं लेते थे, मतलब कि वही शेप बताना जो ओनली रेक्टेंगल थे, स्क्वायर वाले हम नहीं मानते, वो ऐसा लिख देगा आपको। तो ये 100 क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है। मैंने पर्पसली कंसेप्ट शेयर करने के लिए क्वेश्चन को और अच्छा कर दिया। तो एग्जामिनर कभी कभी ये पूछ लेता है, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना। नंबर ऑफ रेक्टेंगल पूछे ये राइट आंसर है, लेकिन अगर नंबर ऑफ रेक्टेंगल विदाउट स्क्वायर पूछे तब तो ये आंसर नहीं होगा ना, क्योंकि मेरे को तो पता है कि इसमें कुछ स्क्वायर शामिल है। बस वो स्क्वायर जो है रेक्टेंगल ही होते हैं, इसलिए उसको माइनस नहीं किया और वही देकर आ गया उसको। लेकिन अभी जब उसने बोला कि मेरे को नहीं चाहिए, तभी पकड़ा दोगे क्या, नहीं तू ले, ऐसा होता है क्या? बोल तो रहे ना मेरे को नहीं चाहिए तभी। पॉइंट आया समझ में? ठीक है। तो सीन क्या हुआ, सीन ये हुआ कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने वाला हूँ। ठीक है, मैं इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर निकालूंगा, आइडिया समझ जाना। मैं देखूंगा कि इस 4x4 बॉक्स में कितने स्क्वायर है, और जैसे ही मुझे स्क्वायर पता चल जाएंगे उसको मैं इन रेक्टेंगल में से माइनस कर दूंगा। आगे बस समझ में। मेरे को अगर इसमें पता चल गया कि टोटल कितने स्क्वायर हैं, तो जैसे मुझे पता चलेगा कि इसमें टोटल कितने स्क्वायर हैं, तो इन रेक्टेंगल में जो जो स्क्वायर शामिल होंगे माइनस करने से आपको मिलेगा नंबर ऑफ रेक्टेंगल विदाउट स्क्वायर। मान लेती बात समझ में नहीं है, करके दिखाता हूँ फिर समझ जाओ उसमें क्या है। चलो अभी मैं आपको ना स्क्वायर निकालना सिखाने वाला हूँ। ठीक है, मैंने रेक्टेंगल निकालना सिखा दिया, मैं आपको भी स्क्वायर निकालना सिखाने वाला हूँ कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आप उसे भी एक बार सीख लीजिए। देखो जरा बच्चे लोग, स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ।
इस एग्जाम्पल को आप सुन लो। एग्जाम्पल में ये कहता है कि जो बॉक्स है ना वो 4x4 का नहीं है, वो 2x2 का बॉक्स है। सर आप 2x2 का बॉक्स क्यों ले रहे हो? ये एक उदाहरण है बस। क्यों? आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। 4x4 में समझा सकता हूँ, काम लेंदी हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। 2x2 बताऊंगा, जल्दी समझ जाओगे। अब मान लिया अगर आपको 2x2 बॉक्स में नंबर ऑफ स्क्वायर अगर निकालने हो, 2x2 बॉक्स में अगर आपको नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने हो, तो वर्गों की संख्या तो वैसे गिन के बता सकता हूँ आपको उसमें, क्योंकि शेप छोटा है ना। तो ये छोटे छोटे वाले 1 2 3 4, ये छोटे छोटे वाले, ठीक है। और एक ये बड़ा वाला, आगे बात समझ में, ये ठीक है। तो ये जो 4 है, ये 4 जो है, जो छोटे छोटे वाले हैं, उनको मैं 2x2 लिख सकता हूँ क्या? और ये जो बड़ा वाला है उसको 1x1 लिख सकता हूँ क्या? तो अल्टीमेटली यहाँ पे कितने स्क्वायर हो जाएंगे? 5। तो अगर 2x2 बॉक्स की बात होती है और मुझसे नंबर ऑफ स्क्वायर पूछा जाता है, मैं जवाब लिख कर आता 5। लेकिन आपको एक पैटर्न बना के दे रहा हूँ, ये सीख लो। छोटे छोटे वाले 4 थे और बड़ा वाला 1 था, तो उस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2x2, पॉसिबल होता है, और 1 को मैं लिख सकता हूँ 1x1। गॉट इट? ऐसा क्यों लिखा सर आपने? आपको एक कंसेप्ट देने के लिए। देखो नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना ना बढ़िया एकदम जबरदस्त होता है, आसान होता है। कैसे? जो भी डायमेंशन गिवन हो, अभी क्या डायमेंशन गिवन है? 2x2, तो उसको सीधा कॉपी कर दो, 2x2 को कॉपी कर दो, और फिर उसका एक कम करके 2x2 में एक कम करोगे कितना आएगा? 1x1, उसे लिख दो। तो 2x2 कॉपी किया और फिर एक कम कर दिया तो हो गया 1x1, और दोनों को ऐड कर दिया तो हो गया 4 + 1, कितने स्क्वायर हो गए? 5। ये मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया कि देखो कंसेप्ट कैसे बनता है। कंसेप्ट कैसे बनता है कि जो भी डायमेंशन गिवन उसे लिख दो और उसे एक कम कर दो, सॉल्व कर दो, नंबर स्क्वायर पता चल जाते हैं। ये वाली बात को एक बार यहाँ लगा के बता दो, समझ में आएगा। आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना है। किस में निकालना है सर? 4x4 बॉक्स में निकालना है। तो अभी क्या बताया था? कंसेप्ट क्या निकाल के दिया? कि जो भी डायमेंशन गिवन हो कॉपी कर दो, जो भी डायमेंशन गिवन हो। 4x4 बॉक्स में निकालने के लिए सवाल था ना, तो 4x4 बॉक्स को कॉपी कर दो। 4x4 कॉपी हो गया। फिर क्या बोला? एक कम करो, तो एक कम करूंगा 4 में तो 3 होगा ना, फिर और एक कम करो 2 होगा ना, फिर और एक कम करो 1 होगा ना। तो 4x4, 3x3, 2x2, 1x1 को जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपको नंबर ऑफ स्क्वायर पता चल जाएंगे। तो 16 और 4 20, 9 और 1 10, तो हो गया 30। तो भाई कितने स्क्वायर है 4x4 के बॉक्स में? टोटल 30 स्क्वायर है। बोलो आगे बात समझ पे, यहाँ तक कंफर्टेबल है? कैसे निकालते हैं सर? जो भी डायमेंशन गिवन हो उससे कॉपी कर देते और एक एक कम करते जाते हैं। सर कब तक कम करेंगे? जब तक कि 0 ना आ जाए। अब 1 में और एक कम करूँगा तो 0 आ जाएगा ना, तो इसलिए उसके बाद नहीं लिखा मैंने। एक आते तक कम करते हैं, 4x4, 3x3, 2x2, 1x1, एक एक कम करते जाते हैं। ये मैंने यहाँ से जनरेट किया हुआ है। आइडिया मिल गया? ठीक है। तो मुझे क्या पता चल गया? मुझे पता चल गया कि इस बॉक्स में टोटल कितने रेक्टेंगल है? 100, जिसमें मैं जानता था कि स्क्वायर शामिल है, लेकिन मैंने उसको कुछ किया नहीं। मेरे को पता चल गया कि इस स्क्वायर में, इस बॉक्स में कितने स्क्वायर हैं? 30। पूरे बॉक्स में 30 स्क्वायर है, पूरे बॉक्स में 100 रेक्टेंगल है। पूछ रहे हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल विदाउट स्क्वायर। तो भाई ऐसे कितने रेक्टेंगल होंगे जो स्क्वायर नहीं होंगे? तो मैं क्या कर रहा हूँ, रेक्टेंगल है 100 और स्क्वायर है 30, उसे कर दिया माइनस, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 70। देख लो, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो। आगे बात पकड़ में, यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन? इसे आप कॉपी कर लो। अब आपके एक्सेप्टेंस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ आपके एक्सेप्टेंस के लिए एक दो एग्जाम्पल इसी टाइप के और करके बता देता हूँ, आपको और अच्छा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ इसी फंडे को समझाने के लिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लिया वन टू थ्री फोर, 3 4 5, ये है 4x5 बॉक्स। ठीक है, आपको उसने, ये एक एग्जाम्पल है उसे समझाने के लिए, आपको उसने क्या किया कि 4x5 बॉक्स दे दिया। अब 4x5 बॉक्स में वो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सर? नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ स्क्वायर और नंबर ऑफ रेक्टेंगल विदाउट स्क्वायर, ये पूछ रहा है। सोचो, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे सर? अभी मैंने आपको सिखाया था, एक बार फिर से पूरा बोल रहा हूँ, इतना से सुन लीजिए।
4 क्रॉस 5 बॉक्स गिवन है, ठीक है। नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालना, तो खुद से पूछना पड़ता है कि भाई अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है तो उसके लिए ज़रूरत किस चीज़ की होती है। तो इसके पहले मैंने बताया था एक रेक्टेंगल बनाने के लिए 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइंस की ज़रूरत होती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, अब बात को समझो। जब 4 बॉक्स बनते हैं ना, तो ये पहले रो लिखवाता है ना, तो 4 बॉक्स बनते हैं तो लाइन लगती है 5। इसके पहले मैंने आपको करके बताया था, अभी गिन दे रहा हूँ, फिर देख लो 1 2 3 4 5, जितने भी बॉक्स बनेंगे उससे हमेशा लाइन एक ज़्यादा लगती है। तो 4 बॉक्स बने तो लाइन कितनी लगी होगी 5 आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपको जरूरत कितनी की 2, तो क्या लिखोगे 5C2। 5 बॉक्स बने हुए हैं, गॉट इट। आपको लाइंस मिलेंगी एक बढ़ाकर 6, देख लो 1 2 3 4 5 6, जरूरत कितनी की होती है 2। तो मैंने क्या बताया, जितने भी बॉक्स बनते हैं ना लाइंस, उससे हमेशा एक बढ़ाकर लगती है, हमेशा इस वाली बात का ध्यान देना है, भूलना नहीं। 4 बॉक्स थे तो लाइन लगी होगी 5, गिन के देख लेना बना के। 5 बॉक्स है तो लाइन लगी होगी 6, ठीक है। तो 5C2 इंटू 6C2, इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने उसमें रेक्टेंगल है। आप कीजिएगा सॉल्व, मैं कैलकुलेशन स्किप कर रहा हूँ। नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं सर, जो भी डायमेंशन गिवन हो उसे कॉपी कर दो, 4 क्रॉस 5 प्लस जो भी डायमेंशन की वजह से कॉपी कर दो। अब एक एक कम करते जाओ, 4 में एक कम करूंगा 3, 5 में एक कम करूंगा 4, 3 में एक कम करूंगा 2 और 4 में करूंगा 3, 2 में एक कम करूंगा 1 विच इज 2। अब जैसे ही मैंने इस 1 में एक कम किया तो कितना हो जाएगा 0, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, बात ही पकड़ में। ये वाली चीज कन्वे करेगी नंबर ऑफ स्क्वायर को, कैलकुलेट आप कीजिएगा। अब बोल रहा है नंबर ऑफ रेक्टेंगल विदाउट स्क्वायर, तो इसके लिए क्या करूंगा, जितने भी रेक्टेंगल आप यहाँ से निकाले होगे, जितने भी रेक्टेंगल आप यहाँ से निकाले होगे उसके हो, जितने भी स्क्वायर आप यहाँ से निकालोगे माइनस कर दूंगा, और जो भी निकल कर आएगा वो आंसर हो जाएगा। आइडिया आ रहा है समझ में, कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, समझ जाएगा, वो आप खुद कीजिएगा। आप पैटर्न समझ जाओ। पैटर्न क्या बताया, जब भी नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालना होगा तो जब 4 लाइन चाहिए होगी ना, तो उससे जब 4 बॉक्स चाहिए होगे तो लाइन लगती है 1 बढ़ाकर 5, 5 बॉक्स में 1 बढ़ाकर 6, हमेशा ध्यान रखना। स्क्वायर चाहिए होंगे ना स्क्वायर, तो जो भी डायमेंशन गिवन उसे कॉपी कर दो और एक एक कम करते जाओ। आगे बात समझ में। नंबर ऑफ रेक्टेंगल इस तरीके से निकलता है, नंबर ऑफ स्क्वायर इस तरीके से निकलता है, दोनों को माइनस करो तो रेक्टेंगल विदाउट स्क्वायर पता चल जाता है। ये गेट एग्जाम में इसके पहले आया हुआ क्वेश्चन है, तो जो बच्चे लोग गेट एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे होंगे, ऑलरेडी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो इसको आपको अच्छे से सीखना है। आगे बात पकड़ में। और बाकी सारे एग्जाम्स में इस वाले कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये एकदम अच्छे से तैयार कर रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। आगे बात पकड़ में। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं, अब इत्मीनान से पहले सुन लीजिए। लिखा हुआ डिटरमाइन द नंबर ऑफ रेक्टेंगल विच आर नॉट स्क्वायर दैट कैन बी फॉर्म्ड इन अ चेस बोर्ड। बोल रहा है कि एक चेस बोर्ड के बारे में सोचो, ठीक है। उस चेस बोर्ड में आपको बताना है कि कितने रेक्टेंगल होंगे जो कि स्क्वायर नहीं होते हैं। आगे आइडिया समझ में। एक चेस बोर्ड में कितने रेक्टेंगल होंगे जो कि स्क्वायर नहीं होते हैं, ये आपका सवाल है, और ये सवाल आपका होमवर्क रहेगा। मैं आंसर कमेंट सेक्शन में देखूंगा और वहीं आपको बताऊंगा कि आपने आंसर सही निकाला है कि गलत। तो आपको ये आंसर ईमानदारी से, ऊपर के 3 क्वेश्चन बार बार देखो, कंसेप्ट को बिल्डअप करो और चौथे क्वेश्चन में अप्लाई करो। ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में आंसर मेंशन करना है, मैं देख रहा हूँ और उस वक्त आपको बताऊंगा कि आपने क्या किया, आपने सही किया है गलत किया। नेक्स्ट वाले वीडियो में, वीडियो नंबर 22 में मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन मिलेगा आपको लेक्चर नंबर 22 में, और आपको इसमें ही कमेंट सेक्शन में इसके आंसर मेंशन करने हैं। गॉट इट। मुझे इंतजार रहेगा आपके आंसर का। जल्दी मिलते हैं और भी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस के साथ में, बने रहिएगा।